चलो 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 भाई लोग, लाइव आ गए, सब लोग साथ में आ गए, आगे बढ़ते हैं। मस्त अपना बिजनेस अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज। एक बड़े गैप के बाद मिले हैं, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग के बारे में कुछ चीज़ें देख चुके थे, अकाउंटिंग का मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा और उसके कुछ पॉइंट्स अलग अलग देख चुके थे। अब हम आ चुके हैं यहाँ तक डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले हमने ये सब देख लिया, क्या ये, यस, नीड। नीड देखा था और हमने नीड अच्छे से लिख भी लिया था अपने पॉइंट्स में, अपने अलग खुद के पॉइंट्स बनाए थे हमने। चलो बेटा, अभी ये देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग क्या एक दिन का विषय है क्या, कि आज मैंने सोचा और फटक से अकाउंटिंग अकाउंटिंग बना और अकाउंटिंग बन गया, ऐसे हुआ है क्या? हाँ, टिम टपाक डम डम ऐसे बोल के हुआ है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो सर अकाउंट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग लेवल पे डेवलप हुआ है, समझ रहे हो, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले सर, सबसे पहले मान लो, चलो मान लो पहले कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता होगा, ठीक है। लोग ऐसे ही खर्चा पानी, जब पैसे इन्वेंट हुए खर्चा पानी कर रहे थे, ठीक है। बाद में लोगों को धीरे धीरे बात समझ में आई कि भाई कुछ तो हम खर्चे कर रहे हैं, कुछ इनकम हो रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, क्या एक हिसाब रखना जो भी है वो ज़रूरी है, समझ रहे हो, हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। तो बाद में धीरे 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 लोग पहले लिखते होंगे, फिर एक नया सिस्टम आया लोगों के दिमाग में, सिंगल एंट्री सिस्टम। जनरली जो एक ही, मतलब जनरल हम अपन लिखते हैं एक ही साइड का जो भी लिखते हैं वो, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। लाइव वाले, चलो कोई नहीं है फिर भी लाइव वाले ध्यान दो। फिर सर धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि भाई जो भी हम कर रहे हैं उसमें ड्यूअल एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके पीछे तो एस्पेक्ट है। सर धीरे धीरे डबल एंट्री सिस्टम डेवलप हुआ, करते करते आज मॉडर्न अकाउंटिंग, आज तक हम पहुंच चुके हैं। अकाउंटिंग जो भी आज चल रहा है वो, ठीक है। इसको देखेंगे डेवलपमेंट कैसे हुआ अकाउंटिंग। Accounting has evolved and emerged to help medicine, law and most other fields of human activity. सर अकाउंट्स हेल्प करता है इन लोगों को भी, मेडिसिन को, लॉ को, ये सारे। क्यों? क्यों सर, हॉस्पिटल में जाओ वहाँ पे भी अकाउंटिंग है, ठीक है। किसी लीगल फर्म में जाओ, कोर्ट में जाओ, वहाँ पे भी अकाउंटिंग चलेगा। तुम कहीं पे भी चले जाओ, जहाँ जहाँ पैसे इन्वॉल्व है वहाँ वहाँ पे अकाउंटिंग है। इन रिस्पॉन्स टू द सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इवॉल्व नॉट एज अ चांस फिनोमेनन बट डिस्टिंक्टली इन रिस्पॉन्स टू अ वर्ल्ड नीड। ये ऐसे ही बस यूं ही एवे ही डेवलप हुआ है क्या अकाउंटिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सर लोगों की नीड थी, जरूरत थी, इसलिए अकाउंटिंग इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ। इट इज ऑब्जर्व्ड बाय सोशल साइंटिस्ट दैट एट द एंड ऑफ 19th century was marked by most extraordinary expansion of business। तो सर लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, कुछ सोशल साइंटिस्ट है, उन्हें ये बात समझ में आई कि 19th सेंचुरी के एंड में, 19th सेंचुरी के एंड में बिजनेस इस कंसेप्ट में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। बिजनेस के कंसेप्ट में, भैया बिजनेस के कंसेप्ट में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। क्यों सर? इसी दौरान सर आपका डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है। इसी दौरान सर आपका कंपनी का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से डेवलप हुआ, समझ रहे हो। इस पे अलग अलग एक्ट्स बने, उस एक्ट्स में सर अलग अलग अकाउंटिंग के हिसाब से अलग अलग कुछ तो प्रोविजंस बनाए गए, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के एंड में अकाउंटिंग या बिजनेस का पूरा ही कंसेप्ट ज्यादा डेवलप होने लग गया था। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंपनी a phenomenon common in the business world today grew at a great speed। तो कंपनी भी स्पीड, ये कंसेप्ट भी स्पीड से बढ़ने लग गया था। बुक्स अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शंस वर रिटन, कन्वेंशंस वर फॉलोड एंड अकाउंटिंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिस्टम ऑफ, कौन सा सिस्टम? सिस्टम ऑफ एनालाइजिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सर इस दौरान, तो जब ये बिजनेसेस डेवलप होने लगे, जब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होने लगे, तब क्या हो रहा था सर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मतलब अकाउंटिंग के बुक्स पर रिटर्न लिखे जाने लगे। लोगों को समझ में आया कि अब मुझे खर्चा पानी जो भी है बिजनेस के हिसाब से अलग से लिखना पड़ेगा। कन्वेंशंस वर फॉलोड एंड अकाउंटिंग वाज रिकॉग्नाइज्ड।
और अलग अलग प्रिंसिपल्स सर इस दौरान डेवलप हुए अकाउंटिंग के, ठीक है। इन शॉर्ट, न्यू सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग gained recognition because of separation of ownership and control and also due to diversification in ownership। मतलब क्या सर, ये सब कंपनी में होता है, ये सब कंपनी में होता है। कंपनी में सर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होता है। कंट्रोल मतलब मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट अलग लोग संभालते हैं और सर ओनर्स अलग लोग रहते हैं। तो इस वजह से अकाउंटिंग और ज़्यादा डेवलप होने लग गया। क्यों डेवलप होने लग गया? क्योंकि मान लो मेरा खुद का बिजनेस है, मैं ओनर हूँ और मैं खुद ही चला रहा हूँ, तो मुझे खुद पे भरोसा है, ठीक है। और मान लो अब मैं ओनर हूँ और मैंने किसी व्यक्ति को मेरे बिजनेस का मैनेजमेंट दे दिया, तो मुझे उस पर भरोसा रहेगा क्या पूरा? नहीं। इसलिए मैं क्या बोलूँगा भाई, जो भी खर्चे पानी हो रहा है अच्छे से रिकॉर्ड कर लो। तो कंपनी में क्या होता है, सेपरेशन अलग, और सेपरेशन बोल रहा हूँ सॉरी, मैनेजमेंट अलग और ओनरशिप अलग, कंट्रोल अलग और ओनरशिप अलग। इसीलिए सर अकाउंटिंग ज्यादा डेवलप हुआ इस पीरियड में। द इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन necessitated extensive record keeping, but finally in the 19th century a theoretical framework began to develop। मतलब अकाउंट थोड़ा शुरुआत में theoretically डेवलप होने लग गया था। दिस फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजी प्रोवाइडेड टेक्निकल मीन्स टू मेजर, इवेल्युएट एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। ये सब अपन अकाउंटिंग में देख चुके हैं ना, ये वर्ड्स मेजर, इवेल्युएट एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल नेचर, ठीक है। तो ये कौन सी मेथड्स डेवलप हो रही थी? जो जिन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इंडिकेट्स द इवोल्यूशनरी पैटर्न व्हिच फोकसेस चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड एनलार्ज पर्पसेस टू व्हिच अकाउंटिंग इज अप्लाइड, ठीक है। इतना ध्यान मत दो, फालतू का सेंटेंस है। इन द प्रेजेंट सिचुएशन, अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना। इन द प्रेजेंट सिचुएशन सर, प्रेजेंट सिचुएशन में 10 phases in evolution of accounting can be distinguished। अभी अकाउंटिंग के एवोल्यूशन में सर कितने फेजेस बोले हैं, कितने फेजेस बोले हैं बेटा? 10 फेजेस, 10 फेजेस है फिलहाल अकाउंटिंग के। कितने फेजेस है? 10। देयर आर 10 फेजेस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ से अब आगे ध्यान देना सर, अकाउंटिंग के अभी तक टोटल 10 फेजेस है। फेजेस मतलब यहाँ पे इसको फेजेस बोला है सर, हम इसको अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। अलग अलग फेज में, अलग अलग ब्रांच में अकाउंट अलग अलग से डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो देखते सर, नंबर 1 पहला वाला कौन सा है? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। कौन सा? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। कौन सा है बेटा? पहला स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, ध्यान देना भाई, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर क्या है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग एंड नेशनल अकाउंटिंग। ऐसे अलग अलग 10 फेजेस या फिर ब्रांचेस अकाउंटिंग के बोल सकते हैं। एक बार पढ़ो सब लोग जोर से, कौन से हाईलाइटेड भाई पढ़ो एक बार, सब लोग मिलके पढ़ो एक बार। अकाउंटिंग के 10 ब्रांचेस, 10 पेजेस, कौन से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ हाँ, यस, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, हाँ, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड नेशनल अकाउंटिंग। ये 10 पेजेस है, इसको अभी थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे। चलो चलो, नहीं रहा है भाई, किधर गया? नंबर 1 पहला वाला कौन सा है? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। कौन सा है? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। कौन सा है? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। चलो, इसमें क्या है? इन अर्लियर टाइम्स इन हिस्ट्री में क्या होता था? रिच पीपल एम्प्लॉयड स्टीवर्ड्स टू मैनेज देयर प्रॉपर्टीज। जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, वो या तुम लोग जैसे वो लोग क्या करते भाई? वो लोग मेरे जैसे गरीब लोगों को उनकी प्रॉपर्टी संभालने के लिए रखते थे, ठीक है। रिच पीपल एम्प्लॉयड स्टीवर्ड्स टू मैनेज देयर प्रॉपर्टीज। तुम लोग के पास बहुत पैसा होगा, ठीक है,
ठीक है। तो भाई तुम लोगों ने मेरे जैसे गरीब को तुम्हारा जो भी हिसाब किताब है, जो भी एसेट्स है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो सब उसका ध्यान रखने के लिए मुझे हायर कर लिया, जॉब पे रख लिया। तो बोलते हैं सर स्टूवर्ड। उस व्यक्ति को, मतलब मेरे को, मेरे जैसे गरीब को, जो तुम जैसे अमीरों के प्रॉपर्टी का ख्याल रखेगा, तो क्या बोलते हैं, मेरे को क्या बोलते हैं, स्टूवर्ड। क्या बोलते हैं, ठीक है। These stewards rendered an account of their stewardship। तो ये क्या करते थे, रेंडर्ड एन अकाउंट, मतलब जो भी उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो मैं हर साल उसका आपको एक रिपोर्ट देते जाऊंगा कि सर इस साल आपने इस, ये आपकी टोटल प्रॉपर्टी थी, अब इसमें से इस साल आपने इतनी इतनी गवा दी, या फिर इतनी इतनी इसमें ऐड कर ली, ठीक है। स्टूवर्ड्स रेंडर्ड एन अकाउंट ऑफ देयर स्टूवर्डशिप टू देयर ओनर पीरियडिकली। तो ये कैसे होता था, ये काम पीरियडिकली होता था, मतलब मान लो 1 महीने के बाद, मान लो 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, साल के बाद, जो भी है, जो जैसे वो डिसाइड करेंगे। स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग इन अ सेंस इज एसोसिएटेड विद द नीड ऑफ बिजनेस ओनर्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ट्रांजैक्शंस। हा म्हणजे नंतर तर दिसेलच. हा बरोबर, मी आधी ती कॉपी केलेली होती ना, फ्लो फ्लो मध्ये ते मी इकडून शेअर करायचं हे पण केलं, पण इथून कॉपी नसेल केली बोलण्याच्या नादात. हा बरोबर. यस यस यस. आता आले ना, जॉईन झाले ना त्या लिंक वरून. क्या सर सीए का लिंक भेज दिया, अरे गलती से हुआ बेटा सुदर्शन भाई, गलती से हो गया वो, मुझे लगा एफ का लिंक है और सीए का भेज दिया। चलो खैर, सीए का थोड़ा बहुत पढ़ लिया तुमने, सीए का अकाउंट्स, सीए का बैच अपना बहुत अलग रहता है, पर और बहुत धूम धड़ाका चलता है वहाँ पे। चलो इधर इधर, तो अभी बेटा दोनों लाइव वाले ध्यान देना अच्छे से इधर, ठीक है। अभी आ गए हो, तुम्हें ये पहले वाला भी दिखेगा, पर फिर भी एक बार तुम्हारे लिए बोल देता हूँ कि हम अकाउंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये देख रहे थे। शुरुआत में एकदम इसके शुरुआत में हमने एकदम फालतू सी चीजें देखी है, अब यहाँ से जो भी है वो काम का है, यहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे। चलो, तो सबसे पहला फेज हम देख रहे थे स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग। तो स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग में क्या होता है सर, तुम जैसे अमीर लोग, पुराने जमाने में ऐसे होता था, तुम जैसे अमीर लोग, तुम सब ये, और तुम लाइव वाले, तुम जैसे अमीर लोग मेरे जैसे गरीब को तुम्हारी प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए काम पे रख लेते थे, ठीक है। तो सर क्या होता था, मैं सबका हिसाब किताब रखता था तुम्हारी प्रॉपर्टी का, और तुम्हें पीरियडिकली, मतलब मंथली या फिर सर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली ऐसे उसका रिपोर्टिंग कर देता था। इसको बोलते हैं स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग। मतलब क्या, बिजनेस ओनर जो भी है, बिजनेस ओनर जो भी है, अब वो बिजनेस देखेगा या प्रॉपर्टी के हिसाब किताब करते बैठेगा, ठीक है, बड़े बिजनेस ओनर। तो सर वो बिजनेस देखते थे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, इसलिए वो क्या करते थे, मेरे जैसे गरीबों को, तुम जैसे अमीर बिजनेस ओनर्स काम पे रख लेते थे प्रॉपर्टीज मैनेज करने के लिए। तो मैं सारा हिसाब किताब तुमको देता था। ये सबसे पहला फेज है अकाउंटिंग का, इसको हम बोलते हैं स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, लाइव वाले घर पे जोर जोर से चिल्लाना, स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग, ठीक है। ओके बढ़िया, एक काम करो, चलो एक काम करते हैं अपन, आगे यार मेरा, हाँ ऐसे ऊपर नाम डालना, नोटबुक खोलो, नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग।
डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, नाम डालो, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। लाइव वाले लिखना स्टार्ट कर दो भाई, ऊपर हेडिंग डालो नोटबुक में, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, यस। चलो उसमें मैं जो बोल रहा हूं वो एकदम इज्जत से लिखने का। अब तक मैं पैरों को आराम देता हूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया भाई। अभी मैं दिखूंगा नहीं, बस मेरी आवाज आएगी, घबराने का नहीं, यहीं पे हूँ मैं। लिखो, accounting began to evolve, accounting began, accounting began to evolve, accounting began to evolve during the end of 19th century, during the end of 19th century। इसी में कंटिन्यू करना, इसी में। when, फुल स्टॉप नहीं है, यही लाइन कंटिन्यू करो। when businesses started expanding, when businesses started expanding, comma, company form of organization was developed, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी 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 फॉर्म ऑफ, ये देखो वहां पे जो कंपनी हाईलाइट किया है ना मैंने रेड से, वहां से आगे, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज डेवलप्ड। रेड नहीं हाईलाइट केले बघ, सेकंड लाइन कंपनी वर डेवलप, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज डेवलप्ड। आगे लिखो, अकाउंटिंग इवॉल्व्ड, अकाउंटिंग इवॉल्व्ड, अकाउंटिंग इवॉल्व्ड as a means, accounting evolved as a means to measure, लास्ट वाला लाइन इस पैराग्राफ का, as a measure, accounting evolved as a means to measure, evaluate and communicate information, accounting evolved as a means to measure, evaluate and communicate information of economic and financial nature, of economic and financial nature, and इसी में आगे लिखना and new conventions, and new conventions and principles, principles were being followed, were being followed। ठीक है, अब लिखना, पैराग्राफ करके लिखो, नीचे नीचे पैराग्राफ करके लिखना लाइव वाले। देयर आर, देयर आर 10 phases of accounting, there are 10 phases of accounting। There are 10 phases of accounting। Number 1, stewardship accounting, number 1, stewardship accounting। में लिखो, डैश करके लिखो स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग में। इन हिस्ट्री, इन हिस्ट्री
रीच बिजनेस ओनर्स employed in history, rich business owners employed stewards to manage their properties, comma, who rendered accounting of such properties, periodically, आगे बेटा यहाँ तक तो स्टीवर्डशिप के बारे में लिखा अपन ने। लाइव वाले मेरे साथ साथ लिखना। चलो, तो स्टीवर्डशिप के बारे में समझ लिया। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग क्या होता है, फिर से एक बार। तुम जैसे रिच बिजनेस ओनर्स मेरे जैसे गरीब को तुम्हारी प्रॉपर्टीज मैनेज करने के लिए रखते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सर स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। तो जो भी मैं तुमको पीरियोडिकल रिपोर्ट दूंगा, तुम्हारे प्रॉपर्टी का अकाउंट्स दूंगा, वो है सर स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। तो ये सबसे पहला वाला फेज है। कौन सा है पहला फेज? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, ठीक है। इसको हम ब्रांचेस भी बोल सकते हैं या फेजेस भी बोल सकते हैं। सेकंड इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा है? ये तो अपना एक सब्जेक्ट भी है फर्स्ट ईयर बीकॉम का। क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ डिसिप्लिन which is employed in industry and commerce to record, classify and summarize mercantile transactions that occur in an organization. सर mercantile transactions मतलब क्या? जो पैसों से कुछ भी रिलेटेड है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, दैट इज मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन। तो सर ये मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए और समराइज करने के लिए जो अकाउंटिंग का सिस्टम है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फिर से एक बार, सर द अकाउंटिंग सिस्टम which is employed, the accounting system which is employed या evolved to record, classify and summarize mercantile transactions in an organization is financial accounting, ठीक है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस जिसका तुम अकाउंटिंग करते हो, आज हम देख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, वो है सर फाइनेंशियल, ठीक है। सेकंड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक काम करो, रुको, पहले सब समझ के लेंगे, फिर बाद में सब लिखा के दूंगा। ऐसे एक एक करने से अच्छा है सब समझा के देता हूँ, फिर मैं आराम से बैठूंगा, हाँ, और तुम लोग लिख लेना। चलो लाइव वाले इधर ध्यान देना। नेक्स्ट है सर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है जनरली, एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा बस। सर मान लो ये एक पेन है, ठीक है, मैं ये पेन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये एक पेन प्रोड्यूस करने, एग्जांपल है ये। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बड़ी कंसेप्ट है, और वो क्या है वो समझा रहा हूँ। ये पेन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना खर्चा आता है, समझ रहे हो, उसमें मेरा प्रॉफिट कितना है, मुझे कहाँ से कैसे इनकम हो सकता है, ठीक है, ये होता है सर कॉस्ट अकाउंटिंग। के सारे हिसाब रखना इज कॉस्ट अकाउंटिंग, समझ रहे हो। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है सर, बजट आता है, बजटिंग आता है कि मान लो ये पेन मुझे बना के सेल करना है, तो मुझे कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कितना सेल करना पड़ेगा इस साल में, वो बजटिंग इसमें आता है सर, ठीक है। अब मुझे ये पेन बनाने के लिए कम से कम खर्चा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, वो कंसेप्ट भी इसमें आते हैं सर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है, समझ गए। तो वो भी एक ब्रांच है या फेज है बोल लो अकाउंटिंग का। 3 नंबर है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में? कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खर्चे, फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट विथ अ व्यू, क्यों करने हैं, टू कंट्रोलिंग देम एंड असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब क्या, कॉस्ट को कंट्रोल करो
और तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ रहा है ये देखो, असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब इससे कितना प्रॉफिट होता है वो समझ लो, ठीक है। और सर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मुझे कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट मतलब सर ये आया बजट में, रिलेटिंग टू बोथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। क्या होता है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग, समझ गए क्या सर? सिंपल सी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी असेस करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, मैनेजमेंट को प्लानिंग में हेल्प करना, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जो भी अकाउंटिंग किया जाता है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ सेगमेंट ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स स्पेसिफिकली विद अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ information to management regarding the detailed operations of company in order for decision to be taken in various areas of business. Management accounting has a vital role to play in extending the horizons of modern business. ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब क्या है सर, ये सारी जो चीजें है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें थोड़ा 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 सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। कैसे सर, मेरे बिजनेस को कोई डिसीजन लेना है, मेरे बिजनेस को कोई डिसीजन, मान लो मुझे अपने बिजनेस का एक नया वर्टिकल स्टार्ट करना है, ठीक है। सपोज मेरा यहाँ पे एक बिजनेस है ऑलरेडी, मैं और एक जगह पे अपना और एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सर पहले ऐसे डाल दूंगा, क्या ऐसे डाल दूंगा कि यहाँ चलो आया मन में चले तपोवन में, ऐसे होता है क्या बिजनेस का? नहीं। तो सर इसका पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये लोकेशन जो मैं सेट कर रहा हूँ वो कैसा है, वहाँ पे मेरा बिजनेस चलने के चांसेस कितने हैं, वहाँ पे डिमांड कितनी रहेगी, वहाँ पे सेल कितना हो सकता है, इतना डिमांड इतना सेल है तो मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है आने वाले सालों में, तो ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, समझ रहे हो? ये सब मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करने का काम है उसे बोलते हैं सर अकाउंटिंग। समझे क्या क्या बोला है यहाँ पे? इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग काय का डिटेल्ड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू डिसीजन टू बी टेकन। कोई डिसीजन भी लेना होगा, कोई डिसीजन भी लेना होगा तो भी, समझे? ये होता है सर अकाउंटिंग। मान लो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहता हूँ, ये मुझे डिसीजन लेना है मेरी कंपनी को, ठीक है। तो पहले मैं एनालिसिस करूंगा ना उस प्रोडक्ट का, समझ रहे हो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलने के चांसेस कितने हैं, उससे प्रॉफिट कितना हो सकता है, इस मैनेजमेंट अकाउंट, ये पार्ट है मैनेजमेंट। आगे सर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या है एनवायरमेंटल? एनवायरमेंटल अकाउंटिंग फोकसेज ऑन इस पे कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। तो सर आजकल ना, पहले ऐसे नहीं होता था, पर हमने एनवायरमेंट में सीखा है क्या की नदी प्रदूषित करू नका, हवा प्रदूषित करू नका, ध्वनि प्रदूषण कमी करा, ये सब चीज़ें हमने, मराठी समझता हूँ थोड़ा थोड़ा, ये सब चीज़ें हमने सर, अरे मराठी चलिए, ये सब चीज़ें हमने एनवायरमेंट में सीखी। तो सर कुछ कंपनीज या फिर बिजनेसेस या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है। डायरेक्टली रिवर पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, सॉइल पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है। अब लोगों में, ये इंडस्ट्रीज में हज़ारों लोग काम करते हैं, ठीक है। तो हज़ारों लोग आपके रूरल एरिया से आपके सर अर्बन एरिया में रहने के लिए आते हैं, गांव से शहर में रहने के लिए आते हैं, ठीक है। तो शहर का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से शहर खराब हो रहे हैं, ये सारा इसका एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो तुम्हारी कंपनी कितनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसका एक रिकॉर्ड तुम्हें रखना पड़ेगा सर, ये गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, ठीक है। तो सर तुम्हारे बिजनेस से, फॉर एग्जांपल वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पर फॉर एग्जांपल तुम्हारे बिजनेस से कुछ सर पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, या फिर कितना हो रहा है, कंट्रोल में तो है क्या, समझ रहे हो? इससे एनवायरनमेंट पे कितना असर हो रहा है, ये सब तुम्हें इसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा, दैट इज एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है। इसलिए बोला है कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। इट डिस्क्राइब्स द रिपोर्टिंग ऑफ अ quantitative and detailed environmental data within the non-financial sections of the annual report or in separate environmental reports। तो ये एनुअल रिपोर्ट में आता है, हमारी कंपनी का, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एनुअल रिपोर्ट रहेगा,
तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद एक एनुअल रिपोर्ट बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस एनुअल रिपोर्ट में ही रहते हैं। तो उस एनुअल रिपोर्ट में या तो नॉन फाइनेंशियल सेक्शन में रहेगा या तो कुछ अलग सेक्शन रहेगा उसका, पर ये एनवायरमेंटल इफेक्ट का डेटा सारा उस एनुअल रिपोर्ट में रहना चाहिए। सच रिपोर्ट में अकाउंट फॉर पोल्यूशन, एमिशंस, रिसोर्सेज यूज्ड और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डैमेज और रीएस्टेब्लिश्ड। तो सर इस सब आएगा कि हमारी वजह से कितना पोल्यूशन हुआ है, हमने कितने गैस एमिशन किया है, हमने रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कितने यूटिलाइज किए, हमारी वजह से वाइल्ड लाइफ इतना इतना खराब हुआ, या इतना हमने प्लांटिंग भी किया, प्लांटेशन भी किया, ये सब उसमें आता है। समझ गए क्या? तुम मतलब देखो, अगर अभी हाँ अपने यहाँ पे जाओ, माइको सर्कल सबको पता है क्या? माइको सर्कल, तो माइको एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने वो सर्कल बनाया है, वहाँ पे उन्होंने पेड़ लगा दिए हैं, ठीक है। बहुत सारे रास्तों पे तुम लोग को दिखेगा कि बीच में डिवाइडर होता है और बीच में ऐसे झाड़ी लगाई हुई है और वहाँ पे कंपनी का नाम लगाया हुआ होता है, ठीक है। तो ये काम कंपनी क्यों करती है? इस वजह से, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की वजह से। तो वो अपने एनुअल रिपोर्ट में दिखाती है कि हमने पूरे शहर में इतना प्लांटेशन किया है। समझ रहे हो? आगे सर, ये सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सर कुछ कुछ कंपनी की, जैसे ये एनवायरमेंटल है वैसे ही कंपनीज की और भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। कंपनी बड़ी कैसे होती है? सोसाइटी की वजह से, हम लोगों की वजह से। अगर हमने किसी कंपनी का मान लो कोई गुड्स खरीदे ही नहीं, माल खरीदा ही नहीं, किसी के पास गए ही नहीं कंपनी के पास, तो वो बड़ी कैसे होगी? नहीं हो सकती, ठीक है। तो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करके कंपनी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो उस पर एक एथिकल, एक नैतिक जिम्मेदारी है हर एक कंपनी की कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज है जो फ्री में एजुकेशन देने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है जो और कुछ सोशल या चैरिटी वाला काम करती है, ठीक है। ये है सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुमने सोसाइटी के लिए क्या किया, इसका हमें सारा हिसाब दो, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। समझे क्या? लाइव वाले मेरे साथ है क्या मेरे दोस्त? चलो, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, social responsibility accounting widen the scope of accounting by considering the social effects of business decisions in addition to the economic effects। economic effect छोड़ के सर आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ न्यू फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग के डेवलपमेंट में एक न्यू फेज है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। चलो आगे सर, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन क्या होता है पता है क्या सब? सुना है क्या कभी इन्फ्लेशन वर्ड सुना है? यस। ओ भाई, इधर इधर पट्टी के साथ खेलने आए हो क्या? हाँ, इधर ध्यान दे मेरे दोस्त, मुझे फोन करके पूछा है तूने सर आज लेक्चर है कि नहीं, कम से कम उसका तो लिहाज कर। चलो, तो सर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में जो भी बूम होता है, सीधी भाषा में हम बोलते हैं महंगाई भारत वाढली, महंगाई भारत वाढली, दैट इज इन्फ्लेशन। तेजी को बोलते हैं या फिर बूम को बोलते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि सर, यस यस, चलो सर मान लो 15-20 साल पहले, 20 साल पहले मेरे पापा ने कहीं पे एक जमीन लेके रखी है। 20 साल पहले मेरे पापा ने कहीं पे जमीन लेके रखी थी। वो जमीन उस वक्त मेरे पापा ने ली थी 1.5 लाख में। वो जमीन उस वक्त मेरे पापा ने वो टुकड़ा जमीन का 1.5 लाख में लिया था। आज सर, आज मैं उसे बेचने जा रहा हूँ तो लोग मुझे 25 लाख देने के लिए भी तैयार है, 30 लाख देने के लिए भी तैयार है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तुम्हारे मनी की, तुम्हारे पैसों की एक वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये किस वजह से होता है बेटा? इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है ना। 50 साल पहले की बात देखो, तुम्हारे घर का, फैमिली का इनकम कितना होता था 50 साल पहले? सर मैक्स टू मैक्स 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ मतलब लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। 50 रुपीज़ मतलब आज से 50 साल पहले।
लोग बहुत अमीर सर, बहुत अमीर। तब चीजें कैसे मिलती थी? 25 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए, 100 रुपए। मतलब भाई साहब लोग ऐसे देख के चक्कर आ जाएगी लोगों को, 100 रुपए अगर देख लिया कभी तो। मतलब इतने भी जीरो होते हैं एक नंबर के आगे, कैसे होता होगा? आज 100 रुपए क्या है? आज 100 रुपए क्या है? यहाँ से तुम सिर्फ ये सीसी पे जाओगे खाना खाने, 2 समोसा चाट खाओगे, एक कोल्ड कॉफी पियोगे, 100 रुपए खत्म। समझ रहे हो? तो सर इस तरह से पैसे का वैल्यू बढ़ता जाएगा, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। क्या? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ the adjustment in the value of assets and profit in the light of changes in general price level। समझा? चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल सर चेंज होता जाएगा। जनरल प्राइस सिंपल है ना, जैसे मैंने बोला कि सर पहले 20 साल पहले उसकी प्राइस क्या थी लैंड की? 1.5 लाख। आज क्या है सर? 30 लाख। तो ये चेंजेस की वजह से तुम्हारे एसेट्स में और प्रॉफिट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, का अकाउंटिंग बोले तो इन्फ्लेशन अकाउंट। फिर से ध्यान दो, एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, क्यों एडजस्टमेंट करना है? क्योंकि चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल में सर चेंजेस हो गए, तो उस वजह से सर फिर मान लो 20 साल पहले जो 1.5 लाख में जमीन ली थी, वो मैं आज भी 1.5 लाख ही रखूं क्या? नहीं, सिंपल है। आज की उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर 30 लाख है तो मैं क्यों 1.5 लाख रखूंगा? तो ये मेरी एसेट में चेंज हो गया, एडजस्टमेंट हो गई। समझ रहे हो? तो बोलते हैं सर इन्फ्लेशन अकाउंट। चलो, यस 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 भाई, करेक्ट है। फिर है HRA, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। HRA, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स? सिंपल सी बात है सर, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे बहुत सारे मान लो 1000 लोग काम करते हैं। मेरा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है नासिक में कि यहाँ पे 1000 लोग काम करते हैं। तो अब ये लोग मेरे मतलब मेरे गुलाम है क्या? नहीं सर, ये मेरे लिए काम करते हैं, इनकी वजह से मैं हूँ। समझ रहे हो? तो सर मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा, वहाँ पे थोड़ी अच्छी से कंडीशंस होनी चाहिए काम करने के लिए, उनको अच्छा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए जो भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये मैं इन ह्यूमन, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ये ह्यूमन एसेट्स का, ह्यूमन रिसोर्सेस का मेरा जो भी खर्चा है, जो भी इनकम है, उसका अकाउंटिंग इज ह्यूमन रिसोर्स, HRA। ध्यान दो, इट इज अकाउंटिंग फॉर पीपल, लोगों के लिए, एज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन एसेट्स है, मेरे एम्प्लॉइज। दैट इज मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या? ये लोगों को मेंटेन रखने के लिए मेरा क्या खर्चा होता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। समझ रहे हो? मान लो लोगों को मैं सैलरी देता हूँ तो वो इसमें आएगा। मैं लोगों को कुछ खाने के लिए कैंटीन रखा है, लोग वहाँ पे जाके रोज खाना खाते हैं, वो इसमें आएगा। सर मैंने लोगों के लिए अलग से रेस्ट रूम बनाया है, वहाँ पे जाके लोग आराम करते हैं, उसका मेंटेनेंस वो इसमें आएगा। सर अच्छे से मुझे टॉयलेट वॉशरूम सब अच्छे से हाइजीनिक रखना पड़ता है, हाइजीन रखना पड़ता है, वो खर्चा इसमें आएगा। समझ रहे हो? और सर एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए भी, मान लो किसी मेरे एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो मैं उसके घर वालों को उसकी ग्रेचुइटी दे दूंगा। ठीक है, दिवाली में सर मैं लोगों को बोनस देता हूँ, ये सब इसमें आता है। ठीक है, आगे टैक्सेशन अकाउंटिंग कौन सा है? टैक्सेशन अकाउंटिंग, इसमें क्या आएगा सर? सब एवरीथिंग रिलेटेड टू टैक्स आ जाएगा, सारे टैक्सेस, इनकम टैक्स, GST, वैट, एक्साइज, जितने भी टैक्सेस, कस्टम्स, जितने भी टैक्सेस आज एग्जिस्टेंस में है, उनसे रिलेटेड जो भी मेरे खर्चे, जो भी कुछ भी होगा, वो सब इसमें टैक्सेशन। ठीक है, देखो, it is a branch of accounting which is primarily related to the statutory tax provisions such as income tax, custom duties, excise duties, value added tax मतलब VAT। ठीक है, tax accounting matter and processes concerns that these taxes should be in conformity with the existing tax legislations with up to date amendments made therein। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि मैं मेरे बुक्स में जो भी
टैक्सेशन टैक्स जो भी कैलकुलेट कर रहा हूँ वो मैं अपने मन से करूंगा क्या? मैं अपने मन से करूंगा क्या? आज मुझे लगा जीएसटी लगाऊंगा 10%, कल मुझे लगा सेम प्रोडक्ट पे अरे बहुत दिन हो गए 10% लगा रहा हूँ, बहुत बोर हो रहा है, 10 इसमें देखते देखते अब इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 100% जीएसटी लगा देता हूँ। परसों मुझे लगा कि 100% अरे बहुत ज्यादा हो गया, एक काम करता हूँ 2 जीरो हटा देता हूँ, 1% लगाता हूँ, चलेगा क्या? तो सर मैं मेरे बुक्स में, इधर भाऊ मुकेश भाऊ इकड़े, मैं मेरे बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं टैक्सेशन का भी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करूंगा, ठीक है? तो सर ये जो भी टैक्स के बारे में मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ वो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, किस हिसाब से, जो भी एक्चुअल गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाने के लिए बोला है उस हिसाब से, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस हिसाब से। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है? इन कॉन्फॉर्मिटी विद एग्जिस्टिंग टैक्स लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब लॉ, तो टैक्स के लॉ जो भी बोलते हैं उस हिसाब से ही मैं टैक्सेशन का अकाउंटिंग कर। समझ गए क्या बेटा सब लोग? भाऊ ठीक है, तो सोबत रहा, बहुत ख्यालों में बह जाते हो यार तुम। क्या देखा अभी अपन ने? इससे पहले कौन सा? ह्यूमन राइट्स। ध्यान दे बेटा, तेरे बिल्कुल ध्यान नहीं है, मुझे ऐसे सब समझता है किसका ध्यान है किसका नहीं है, कौन कहाँ पे खोया हुआ है, ध्यान दे इधर। नेक्स्ट है नेशनल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है नेशनल अकाउंटिंग। सिंपल है सर, नेशनल अकाउंटिंग पूरा नेशन, हमारे नेशन में कितने लोग हैं, उनका इतना इनकम कितना है, उन पे खर्चा कितना होता है, हर साल एक नेशनल बजट आता है सर। कौन से दिन आता है? बजट डे नहीं, बजट कौन से दिन आता है वो पूछा मैं। हाँ कुठली 1 तारीख? 1 तारीख 12 आहेत टोटल वर्षभरात, त्यातली कोणती एक? 1 फेब्रुवरी। 1 फेब्रुवरी के दिन सर बजट आता है, और बजट से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो सर आएगी नेशनल अकाउंटिंग में। ये वर्ड सुने क्या बचपन में? जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? अगर 11th का इकोनॉमिक्स खोल के देखोगे, 12th में आ गया, हाँ 12th या 11th वो इकोनॉमिक्स खोल के देखोगे तो याद आएगा ये वर्ड्स थे, ठीक है? तो ये सब कुछ कहा था सर नेशनल अकाउंटिंग में। चलो ध्यान दो, इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री विद एन अल्टीमेट एम। एम क्या है इसका? टू समराइज द होल इकोनॉमिक पिक्चर एनालिटिकली। अब इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में तुम सर हर व्यक्ति को जाके पूछोगे क्या कि भाई तेरा इनकम बता, जल्दी बता जल्दी बता, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो सर हर किसी का हमें समराइज करना पड़ेगा, तब जाके समझेगा कि अपने देश में इतना ही। और वो कैसे करेंगे? एनालिटिकली, मतलब एनालिसिस। अकॉर्डिंगली मार्केट्स इंटरप्रेट दिस डेटा मोर सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। ये कौन करेगा? मार्केट। एज इट ऑफन सिग्नल्स द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। एंड ये क्या करता है सर? सिग्नलिंग करेगा ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी, मतलब अपनी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है ये हमें कौन बताएगा? नेशनल अकाउंटिंग, ठीक है? मतलब इकोनॉमी अपनी सरप्लस में है या डिफिसिट में है, प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, अपने देश पे कितना लोन पड़ा हुआ है किसका, ये सब कहाँ से समझेगा? नेशनल अकाउंटिंग। एंड दस प्रोवाइड बाय एंड सेल सिग्नल्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज, ठीक है? तो सर और जो भी थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं वो इस सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने डिसीजंस, ठीक है? क्या सब लोग हमने 10 फेजेस देखे अकाउंटिंग के, 10 ब्रांचेस देखे अकाउंटिंग के, पहला अपन ने लिख लिया, अब बाकी के हम लिख लेंगे। चलो लाइव वालों हमारे साथ लिखना। सबको सब समझ में आ रहा है क्या बेटा? लाइव वाले मेरे भाई, तुम लोग को भी समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ तक सब लोग समझ गए क्या? ठीक है चलो फिर
अब ये 10 के 10 पॉइंट शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में एक एक दो दो लाइन लिख लेंगे। ठीक है, चलो पेजेस ऑफ अकाउंटिंग में पहला वाला लिखा अपन ने, स्टुअर्डशिप अकाउंटिंग के बारे में लिखा हुआ है, बढ़िया। अब सर अब लिखते हैं सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नाम डालो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डाला गया, लिखो इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग, इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग, डिसिप्लिन मतलब ब्रांच, डिसिप्लिन मतलब ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, टू रिकॉर्ड क्लासिफाई एंड समराइज, to record, classify and summarize business related transactions, business related transactions। लाइव वाले मेरे भाई मेरे साथ साथ लिखना, अगर कुछ रह जाए लिखने में तो लेक्चर पीछे करके देख लेना, कुछ छोड़ना नहीं। चलो थर्ड है सर कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग। वहां पे लिखो it involves it involves it involves application of costing principles, it involves application of costing principles, methods and techniques, principles, methods and techniques for ascertaining and controlling costs, for ascertaining and controlling costs which helps management in planning production and distribution activities, in planning production and distribution activities। planning production and distribution activities। आगे नंबर 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। it provides detailed information to management, it provides detailed information to management regarding operations of organization, regarding operations of organization for decision making, regarding operations of organization for decision making। for decision making। नहीं बेटा मैनेजमेंट को ही आए, क्यों? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन लेंगे और उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। देख पर क्या बोला है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स स्पेसिफिकली विद द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, किससे रिलेटेड, डिटेल्ड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब कुछ भी डिसीजन लेना है, मान ले कुछ भी डिसीजन लेना है, जैसे कि जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला, मान ले अभी
कोई नया प्रोडक्ट तुझे लॉन्च करना है, ठीक है, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए तुझे पहले मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो तेरी कंपनी का कोई तो डिपार्टमेंट रहेगा जो मान ले रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये बात समझ में आई कि सर ये प्रोडक्ट बहुत चलने वाला है, ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत चलेगा, अगले 5 साल में आपको तूफान एकदम धनलक्ष्मी प्राप्त करके देगा, बहुत सारा प्रॉफिट कमा के देगा, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन तेरे उस डिपार्टमेंट को मिली, जो इंफॉर्मेशन तेरा डिपार्टमेंट मैनेजमेंट वालों को देगा, और उसके हिसाब से मैनेजमेंट वाले लोग डिसीजन लेंगे कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करना कि नहीं करना, ठीक है। और करना है तो इसका फर्स्ट ईयर में सेल कितना होगा, इसका प्रोडक्शन कितना होगा, कौन से लोकेशन पे होगा, समझ रहा है। दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज नंबर 5, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इसमें देखो, इट फोकसेस ऑन environmental performance of a company, environmental performance of a company, performance of a company, it provides detailed information regarding environmental effects of companies activities या फिर operations, environmental effects of companies operations in its annual report, Sixth number, social responsibility accounting. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का इसमें देखो, इट इज अ न्यू फेज ऑफ अकाउंटिंग, इट इज अ न्यू फेज या फिर ब्रांच, इट इज अ न्यू फेज ऑफ अकाउंटिंग या ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। it considers the the effects of business decisions, on overall social conditions, सोसाइटी पे या सोशल कंडीशन पे क्या इफेक्ट होता है बिजनेस के डिसीजन से, वो इसमें आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। नेक्स्ट 7, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इसमें लिखना, इट इज कंसर्न विथ the effects of the changes in general price level effects of the changes in general price level
on assets and profit of a business, on assets and profit of a business. Next, human resource accounting. Number 8, human resource accounting. It considers people of organization. It considers it it considers people of organization as assets, as assets and is concerned with the cost and value of maintaining human resources, maintaining human resources. Next is taxation accounting. इसमें लिखो it ensures that it ensures that the accounting is done, the accounting is done according to various taxation laws, according to various taxation laws, such as पर जो नाम दिख रहे हैं ना, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, वैल्यू एडेड टैक्स, ये लिख लेना। या फिर तीन ही लिखना, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज और जीएसटी। एक्साइज और वैट अभी है नहीं, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज और जीएसटी, तीन ही नाम लिखो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज नेशनल अकाउंटिंग, नंबर 10, नेशनल अकाउंटिंग। नेशनल अकाउंटिंग it calculates economic activity of a country in a systematic it calculates economic activity of a country in a systematic and scientific manner, in a systematic and scientific manner. It indicates the direction of an economy, indicates the direction of an economy. चलो यहाँ तक आ गए क्या सब लोग? लिख के हुआ सबका, कोई पीछे नहीं है? यहाँ तक सब लोग समझ गए? चलो अभी देखेंगे अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। है, देखते थोड़ा थोड़ा।
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या, अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या, मतलब हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, एक तो पहले खुद के लिए, ठीक है, और दूसरा सर, दूसरा जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सर मेरे बिजनेस में कुछ लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे, मुझे अगर पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं पैसे कहाँ से लूँगा, लोगों से लूँगा। मान लो मेरी कंपनी है, मैं शेयर होल्डर्स के पास गया, ठीक है, और शेयर होल्डर्स से कुछ पैसे लिए, मतलब उनको मेरे कंपनी के शेयर्स बेच दिए, उनसे पैसे मिले बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। सर कुछ डिवेंचर होल्डर्स थे, नाम सुने हैं ना डिवेंचर वगैरह, तो सर मैंने कुछ डिवेंचर्स बेचे, वहाँ से पैसे आए। सर मैंने बैंक से कुछ लोन उठाया बिजनेस चलाने के लिए, वहाँ से मुझे पैसे आए, ठीक है। तो ये सारे लोगों को ये कैसे समझेगा कि मेरा बिजनेस ठीक है या नहीं है, सही है या नहीं है, प्रॉफिट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर लॉसेस में बिजनेस चल रहा होगा तो कोई भी इन्वेस्ट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। बिजनेस का परफॉर्मेंस खराब होगा, कोई भी इन्वेस्ट करेगा क्या, नहीं, क्यों, लोगों के पैसे डूब जाएंगे, ठीक है। तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि मेरा बिजनेस का परफॉर्मेंस सही है या नहीं है। ये कैसे समझेगा, मेरे अकाउंट्स देख, समझ रहे हो, ठीक है। और क्या है सर, गवर्नमेंट को मान लो मेरे ऊपर, गवर्नमेंट को कोई डाउट है, मेरे बिजनेस के ऊपर डाउट है क्या, कि मैं रेगुलरली टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ, जितना पे करना चाहिए उतना पे नहीं कर रहा हूँ, तो अब गवर्नमेंट क्या चेक करेगी, मेरे अकाउंट्स। गवर्नमेंट क्या चेक करेगी, मेरे अकाउंट्स। समझ रहे हैं सब लोग, इज कॉल्ड अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन। तब क्या, मैं छोड़ के बाहर के, और मेरे लिए भी और बाहर के लोगों के लिए भी अकाउंट क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ना कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। अभी हमने देखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसके ऊपर वो डिसीजन लेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ऐसे ही मेरे बिजनेस का अलग अलग लेवल के अलग अलग एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों को दी जाएगी, इसे बोलते हैं सर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझे, देखते हैं एक बार। Accounting has been clearly defined. Accounting has been clearly defined as the measurement and communication of financial and economic data. Accounting का definition है. The science of accounting is still in the evolutionary process. Traditional accounting, later styled as single entry form of bookkeeping, was in vogue right from time immemorial. The modest beginning of accounting took the form of financial accounting based on double entry system. ठीक है, रुको, यहाँ पे वो बस यही बता रहे हैं कि अकाउंटिंग धीरे धीरे डेवलप होने लगा, पहले सिंगल एंट्री था, फिर डबल एंट्री आया, फिर सर अकाउंटिंग का एक फ्लो हमने शुरुआत में देखा था, वो फ्लो अभी ये बता रहे हैं क्या, कि पहले एक जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, फिर हम उससे लेजर बनाते हैं, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उससे सर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। और ये फाइनल अकाउंट्स को क्या बोलते हैं सर, ट्रेडिशनल पैकेज। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंसर्न कॉल्ड एज द ट्रेडिशनल पैकेज। फाइनल अकाउंट्स को ही ट्रेडिशनल पैकेज बोला जाता है। यहाँ तक आ गए, आगे। नीड ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंसर्न्स विथ प्रोवाइडिंग, यहाँ से ध्यान दो, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर्स। सर जो भी एक्सटर्नल यूजर्स है, मतलब जो भी मैंने कुछ देर पहले नाम बताए, शेयर होल्डर्स है, डिवेंचर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक है, गवर्नमेंट है, कस्टमर्स है, ये सारे लोगों को मेरे बिजनेस के बारे में कैसे पता चलेगा, अकाउंट्स की वजह से, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर्स, इट रेफर्स to the preparation of general purpose reports for use by persons outside business enterprise such as, देखो ये सारे नाम आ गए, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लेबर यूनियंस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा। ये सारे लोगों को कंटिन्यूअसली मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन तो लगती ही है। वो कहाँ से मिलेगी सर, जनरली सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है उनका, अकाउंट्स। Financial accounting is oriented towards the preparation of financial statements which summarize the result of operations for selected periods of time and show the financial position of business at particular dates. ये बस बोला है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर डेट। अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स वेरियस टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड बाय अकाउंटेंट, दैट इज, ये फिर से वही देख रहे हैं अपन, मेजरिंग, डिस्क्राइबिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल डेटा। बार बार अकाउंटिंग के बारे में ये लाइन, ये वर्ड्स हम देख रहे हैं।
Journal, ledger and other accounting techniques used in processing financial accounting information depend upon the concept of double entry system. तो ये सब अभी हम करते हैं, वो क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंटिंग का. दिस टेक्निक इंक्लूड्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. शुरुआत में ये वर्ड भी मैंने बोला था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. मतलब क्या, जो पूरी दुनिया में अभी अकाउंटिंग जिस प्रिंसिपल की बेसिस पे होता है, जिन भी प्रिंसिपल्स की बेसिस पे होता है, वो है सर जनरली सबने एक्सेप्ट किए हुए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. स्टैंडर्ड ऑफ गैप includes not only broad guidelines of general application but also detailed practice and procedure. तो उसमें डिटेल प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है, अकाउंटिंग की सारी गाइडलाइंस दे रखी है. एंड प्रोडक्ट डिसीजन में सुनो, ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये पैरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें फिर से वही बताया कि यूएसए में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे होता है, क्या होता है. जनरली अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग तुम्हारा बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बस यही सबको. चलो ये फालतू की चीज़ें, हाँ इस पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे ध्यान दो. अल्टीमेटली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मोर यूजफुल फॉर अ नंबर ऑफ पर्पजेस. अब यहाँ पे कौन से पर्पजेस बोला है, एक है सर स्कोर कीपिंग, दूसरा है सर अटेंशन डायरेक्टिंग, और तीसरा है सर प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन से पर्पजेस के लिए यूज की जाती है, इस इंफॉर्मेशन को क्यों रिकॉर्ड करना है, क्यों एनालाइज करना है, इन चीज़ों के लिए. सबसे पहला है सर स्कोर कीपिंग. सबसे पहला क्या है, स्कोर कीपिंग. मान लो इधर ध्यान दो सब लोग, अभी स्कोर कीपिंग मतलब क्या. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट की मैच देख रहे हैं. ठीक है, बीच में मान लो कुछ तो काम है तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, या फिर पढ़ाई कर रहे हो, कल तुम्हारा एग्जाम है, आज इंडिया पाकिस्तान का फाइनल क्रिकेट मैच है और तुम्हारा फाइनल एग्जाम है. तो हम क्या करते हैं, मैच तो छोड़ नहीं सकते भाई, वो तो मतलब मर जाएंगे मैच नहीं देखा तो. दूसरे दिन अगर उस पर चर्चा नहीं की तो भाई लोग मार डालेंगे मेरे को, अगर मैंने कहीं बाहर बोला मैच नहीं देखा है. ठीक है, धकेल देंगे ऐसे टेरेस से. तो इसलिए मैं क्या करता हूँ सर, पढ़ने को तो बैठा हूँ, ठीक है, अब आधा एक घंटा पढ़ूंगा थोड़ा थोड़ा, और फिर बीच में ऐसे ही हॉटस्टार लगा के मस्त स्कोर चेक करते रहूँगा, या फिर क्रिक बत पे स्कोर चेक करते रहूँगा. ठीक है, या फिर ऐसे हॉल में चक्कर मार के ऐसा देखते, अरे 17 और 3 हट, ऐसे करूँगा. समझ रहे हो, ये क्या है सर, स्कोर कीपिंग. ये क्या है, स्कोर कीपिंग. इसी तरह कोई भी बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक करते रहना, बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक कर देना. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी टीम के परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं ना बीच बीच में, वैसे ही सर बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक करते रहना इज स्कोर कीपिंग. क्या समझे सब लोग. देखो स्कोर कीपिंग क्या है, द स्कोर कीपिंग फंक्शन इज वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. स्कोर कीपिंग डील्स विथ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस. फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस फाइनेंशियली कैसे चल रहा है, ये चेक करते रहना इज स्कोर कीपिंग. ठीक है, अकाउंटिंग इन इट्स स्कोर कार्ड रोल एक्यूमुलेट्स इंफॉर्मेशन जमा करेगा एंड enables interested persons to understand and take stock of organization's performance. तो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस किस तरह से है, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस किस तरह से है, ये चेक करना. इसका टेक स्टॉक मतलब क्या, इसका एक तुम्हारे पास रिपोर्ट रखना, दैट इज कॉल्ड स्कोर कीपिंग ऑफ बिजनेस. तो मान लो मैंने किसी बिजनेस में अभी मेरे पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूँ. अब और मान लो वो कंपनी है सर यहाँ से राजस्थान में है, यहाँ पे बैठा हुआ और वो कंपनी है राजस्थान में. तो मैं बार बार हर महीने जा सकता हूँ क्या वहाँ पे, अकाउंट दिखा कितना प्रॉफिट है, इस बार क्या खर्चे हुए, कर सकता हूँ कैसे, नहीं ना. समझ रहे हो. या फिर सर मैं बार बार वहाँ पे रोज जाके ऐसे देख सकता हूँ देख वो वर्कर टाइम पास कर रहा है, उधर देख खर्चा बढ़ा रहा है, वो ऐसे कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता. ये मेरे को क्या, मैं क्या करूँगा सर, एन्युअली उनके अकाउंट आ रहे हैं ना, रुको ना एक साल, रुको ना, साल भर काम करने दो ना उनको. ठीक है, एन्युअली उनके अकाउंट आएंगे ना, वहाँ पे चेक कर ले कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, कितना प्रॉफिट में है,
कितनी पानी में है, कंपनी का ईपीए कितना है। अब ये बहुत अलग टर्म्स है, ठीक है। तो ये सारा मैं कहाँ से देखूंगा भाई, अकाउंट से देखूंगा, समझ रहे हो। तो बोलते हैं स्कोर कीपिंग। हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते रहना, चेक करते रहना। लाइव वाले समझ रहे हैं क्या बेटा, साथ में है क्या मेरे? कृष्णा, सुदर्शन, ध्यान दो, ठीक है भाई। दिस इज कॉल्ड स्कोर कीपिंग। और क्या है सर? और है सर अटेंशन डायरेक्टिंग। अटेंशन डायरेक्टिंग, अब इधर जान दो ये चीज क्या होती है। अटेंशन डायरेक्टिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ सिग्नल टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग। गिविंग अ सिग्नल टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेसेसिटी टू टेक अ डिसीजन। तब क्या, मैं मेरे अकाउंटिंग से सामने वाले को ऐसे दिखा रहा हूं कि देख सफेद कपड़ा, इधर देख, इधर तुम नहीं है बेटा, ऐसे ही जनरली, ठीक है। ओके चलो, तो सर इधर देख, अभी 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 ये देख, मैंने ऐसे ऐसे अकाउंट्स मेंटेन किए, इससे मैं तेरे को क्या बताना चाहता है कि मैं कोई तो बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ, मैं कोई तो बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ, ये मैं तुझे बताना चाहता हूँ, ये मेरे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बताना चाहता हूँ, इस तरह से मैंने अकाउंटिंग किया हुआ है। कॉल्ड अटेंशन डायरेक्शन या फिर अटेंशन डायरेक्टिंग। मतलब क्या, रीडर को, तुम्हारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो भी रीडर है उसके अटेंशन को एक डायरेक्शन दे देना, समझे, के ध्यान को एक तरफ मोड़ देना, दैट इज अटेंशन डायरेक्टिंग। समझ गए क्या? इन दिस रोल अकाउंटिंग कॉम्प्लीमेंट्स डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग कंट्रोल। थोड़ा उतना ध्यान। आगे सर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब ये क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले तो एक स्टॉक अपना रखा, परफॉर्मेंस चेक किया, उसके बाद एक अटेंशन लोगों का उस तरफ रखा, ठीक है। अब अकाउंटिंग और क्या करता है, इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की क्यों रखती है सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मान लो किसी ईयर में आज तक मेरे को तूफान प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहे थे, मतलब प्रॉफिट, पैसों की बारिश हो रही थी मेरे बिजनेस पे, पैसे रखने के लिए जगह नहीं मिल रही, अचानक से लॉस हो गया। लॉस क्यों हुआ भाई, कुछ तो रीज़न होगा ना, तो रीज़न होगा, तो मैं उसके डिटेल में घुसूंगा, लॉस क्यों हुआ, ठीक है। और ये मुझे समझेगा कैसे सर, अकाउंट्स देख के ही समझेगा। समझ रहे हो क्या हुआ सर, इस बार ना अपना मार्केटिंग पे थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, अपना मार्केटिंग पे थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, और उस हिसाब से अपना सेल ही नहीं हुआ। समझ रहे हो, तो इनकम कम हुआ, एक्सपेंस ज़्यादा हुआ, इसीलिए अपन लॉस में चले। ये कैसे पता चलेगा, अकाउंट्स देख के पता चलेगा, कौन सी बात है। तो फिर सर अकाउंटिंग डेटा इन इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल enables quantification of the different alternative solutions, their relative pros and cons। मतलब ये अकाउंटिंग डेटा है, अकाउंटिंग डेटा है, वो क्या करता है सर, enables quantification of different alternative solutions। मतलब क्या, मतलब क्या, अलग अलग मेरे किसी भी एक, सॉरी, किसी भी एक प्रॉब्लम को अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन रह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन रह सकते हैं, वो ढूंढना इस अकाउंटिंग का काम, ठीक है। पक्का पक्का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अकाउंटिंग प्लेस क्रिटिकल रोल, ठीक है, ये फालतू की चीज़ें गोली मार देना, अपने को कुछ भी नहीं लिखने का, ठीक है। ये पैरा पढ़ लेंगे अपन, ये वाला पैरा पढ़ लेंगे, चलो। ऑल द मटेरियल फैक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनल अकाउंट्स। तो आपके फाइनल अकाउंट्स जो भी होते हैं सर, फाइनल अकाउंट्स जो भी होते हैं वो उसमें आपको सारी मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करनी रहती है। अब जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे ना तब तुमको पता चलेगा ये क्या बोल रहे हैं। डिस्क्लोज मतलब क्या, डिस्क्लोज मतलब तुम्हारे अकाउंट्स में सब कुछ बताना रहता है तुम्हें, सिर्फ अकाउंटिंग की सिर्फ लाइबिलिटीज दिखा रही है, एसेट दिखा रही है, प्रॉपर्टी दिखा रही है, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो उसके आगे भी तुमको लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई सपोज मान लो कि मैं आज तक ये अकाउंटिंग मेथड फॉलो करता था, अभी आज से मैंने ये चेंज कर दिया, तो वो तुम्हें तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझ रहे हो। या फिर अचानक से कोई तो तुमने कोई भी पॉलिसी चेंज कर दी बिजनेस की, तो वो भी बताना पड़ेगा, समझ रहे हो। कोई कंटिजेंसी तुम पे खड़ी है, मतलब तुम्हारी
तुम्हारे बिजनेस पे कोई केस चल रहा है, तुम्हारी कंपनी में कोई केस चल रहा है, और उस केस का डिसीजन अगर आया आया तो तुम्हें बहुत बड़ा सा खर्चा हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं है, डिसीजन पेंडिंग है, पर वो खर्चा हो सकता है, तो ये भी तुम्हें दिखाना पड़ेगा अलग से। तो ऐसी चीजें जो जो तुम्हारे रीडर के लिए जो भी रिलीवेंट है, जिससे तुम्हारा रीडर कुछ डिसीजन ले सके, वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें उस बुक्स में, स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे बोला है ऑल द मटेरियल फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनल अकाउंट्स। इन फैक्ट कंपनीज एक्ट हैज मेड सेवरल प्रोविजंस फॉर डिस्क्लोजर, मतलब बताना, ऑफ इसेंशियल इंफॉर्मेशन इन फाइनल अकाउंट। द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्क्लोजर इज टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर यूजफुल। क्यों करना है सर? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मोर यूजफुल करना है, एंड टू गिव लेस स्कोप फॉर मिस इंटरप्रिटेशन, और लोग अपने अकाउंट्स का कुछ गलत ही मतलब ना निकाले, उससे कुछ गलत ही डिसीजन ना ले ले, इसलिए ये सब ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोज करना है। even significant events occurring after the end of accounting year but before the preparation of balance sheet are to be disclosed। अब यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं, चलो मान लो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है सर? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स में कब बनाऊंगा? 31 मार्च के बाद। तो वो एक दिन में बन जाएंगे क्या? नहीं, पूरे साल का डेटा है मेरे पास, उससे मुझे अकाउंटिंग करना है, तो कम से कम सर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो लगते हैं मुझे हर एक पीरियड का अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ईयर एंड होने से लेके तुम्हारे अकाउंट्स बनने तक बीच में जो भी हुआ है ना, वो भी तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा उस अकाउंट्स में। ये बात यहाँ पे बोली। This will help readers of financial statements to understand the performance of business correctly. The important items requiring disclosure are, तो ऐसे कौन से जनरल आइटम्स हैं जिसपे अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? वो है सर एबनॉर्मल आइटम्स, जो रेगुलर आइटम्स नहीं है मेरे बिजनेस के, एबनॉर्मल कुछ तो लॉसेस या प्रॉफिट जो भी हुआ है अलग से अचानक से हुआ, दैट इज एबनॉर्मल। नेक्स्ट है कंटीजेंट लायबिलिटी, जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि सर कोई कोर्ट का केस पेंडिंग है, मेरे पे कुछ तो लायबिलिटी आ सकती है, अभी आई नहीं है पर आ भी सकती है, ये भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा। फिर है सर अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय कंपनी, जैसे बोला था मेथड कौन सी यूज की, पॉलिसी कौन सी यूज की, अचानक से चेंज कर दी, वो लेना पड़ेगा। उसके बाद है चेंजेस इन मेथड, चेंज कर दी मेथड या पॉलिसी अकाउंटिंग की, चेंज कर दी, और उससे मेरे बुक्स पे इफेक्ट क्या होगा वो भी मुझे बताना पड़ेगा लोगों को। और क्या है सर आइटम्स ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग नेचर, सर ऐसे कुछ आइटम्स है मेरे अकाउंट में जो रिकॉर्ड किए नहीं जाते, करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं किए गए। तो ऐसे कौन से है जो रिकॉर्ड नहीं किए, वो भी मुझे नीचे अकाउंट्स के नीचे बताने पड़ेंगे। और क्या है सर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS2 नाम का, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, ठीक है। ऐसा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जब हम स्टैंडर्ड्स देखेंगे तब पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है सर कि मेरा जो भी आज का स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास बिजनेस का इस साल का, अब यही स्टॉक मैंने जब साल के शुरुआत में खरीदा था, तो मान लो मैंने 100 रुपए में लिया, अब 1 साल तक ये स्टॉक मेरी बिजनेस में पड़ा हुआ है, आज इसकी प्राइस है सर 120 मार्केट वैल्यू, तो मैं बुक्स में कौन सी वैल्यू पे दिखाऊं, समझ रहे हो? तो वो सब मुझे यहाँ से समझेगा। और क्या है सर आइटम्स पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर, और सर प्रीवियस ईयर के कुछ आइटम्स थे जो इस ईयर में आ गए हैं, ये सारी चीज़ों का एक शॉर्टली डिस्क्लोजर मुझे, सब लोग यहाँ तक समझे पक्का। इसके बारे में भी हम कल लिख के लेंगे बेटा, आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं, मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है आज, थोड़ा जल्दी। रुकेश भाई बहुत खुश हुए, बहुत दुखा हो गई यहाँ से। हाँ हाँ चेंज मतलब, अरे बाकी लेक्चर एडजस्ट नहीं होते, ये सोना होता है क्या के टाइम पे? कभी भी आएगा तो भी नींद आएगी, अच्छे से ध्यान नहीं देगा तो नींद ही आएगी। यहाँ पे फुल फोकस यहाँ पे रखेगा तो नींद नहीं आती बेटा, यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पीछे क्या हो रहा है, इस पे पूरा ध्यान दे। तो बस कान यहाँ पे ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि हाँ ध्यान है सर, और दिमाग में चल रहा है अरे भाई रास्ते में वो आदमी जा रहा था, उसने बहुत बढ़िया शर्ट पहनी,
अरे बाप, क्या लड़की थी, सुंदर थी बहुत, काश फिर से मिल जाए। ऐसे करेगा तो नींद ही आएगी बेटा। चलो भाई, विक्स की गोली लो सिर्फ। अच्छा, दर्द दूर करो। ठीक है बेटा, घर जाके ले लूंगा विक्स की गोली। चलो भाई, इसके बारे में लिख के लेंगे कल। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, मजे करो सब लोग। मैं भी अभी घर जाके, वो तो नहीं, सब काम है, जल्दी छोड़ा। चलो लाइव वाले मेरे भाई, टाटा सबको, कल मिलेंगे बेटा। यस भाई, वो ऑन फायर ही रहते हैं हमेशा। चलो भाई लोग, बाय बाय, हैव अ गुड डे, मजे करो, कल मिलेंगे। कॉस्टिंग बेटा, कॉस्टिंग तो फिलहाल प्लानिंग में है, उसके बारे में वैसे बता देंगे तुमको, जो भी फाइनल हो जाएगा वो बता देंगे। यस बाय।